नमस्कार बच्चों। तो आज हम इस पाठ का आगे का पाठ देखने वाले हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। देखिए यहाँ पर दिया है, अनेक प्रकार के पदार्थ ऑक्सीकरण और अपचयन इस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं और उसके बारे में जानेंगे। जो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन लिया जाता है या फिर हाइड्रोजन छोड़ा जाता है। उसी प्रकार अपचयन है, अपचयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन लिया जाता है या ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, ये सब एग्जाम्पल दिया, ये ऑक्सीकरण है, ये ऑक्सीकरण है, ये भी ऑक्सीकरण है, ये भी ऑक्सीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन लिया जा रहा है और यहाँ पे अभिक्रिया में हाइड्रोजन छोड़ा जा रहा है, तो इसलिए चारों प्रक्रियाएँ जो हैं वो ऑक्सीकरण है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों का ऑक्सीजन से संयोग होता है या जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाती है और उत्पाद प्राप्त होता है, ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इससे हम लोग जान सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ये आता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको ध्यान में रखिए। फिर आगे का पार्ट देखते हैं। कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं विशिष्ट रासायनिक पदार्थ की सहायता से घटित होती हैं। तो ये सब क्या है? ये उत्प्रेरक हैं, इनको हम उत्प्रेरक कह सकते हैं। और एथिल अल्कोहल का जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उससे क्या बनता है? एसिटिक अम्ल बनता है। यहाँ एथिल अल्कोहल इस अभिक्रिया अभिकारक के ऑक्सीकरण के लिए उपयुक्त अम्लयुक्त पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन उपलब्ध करके देता है। और ऐसे जो रासायनिक पदार्थ ऑक्सीजन उपलब्ध करके ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको दिया गया है। अब आगे यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीकारक क्या है। देखिए यहाँ पर ये जो फेरिक आयरन है, फेरस और फेरिक, फेरस आयरन से फेरिक आयरन बनता है तथा एक धनावेश बढ़ता है। ये होते समय फेरस आयन एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और इससे पता चलता है कि ऑक्सीकारक अर्थात एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को खोना, यह नई परिभाषा प्राप्त होती है। ये आपको दिया गया है। फिर आगे अब देखिए यहाँ पर अपचयन की परिभाषा दी गई है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार और एक परिभाषा है उसी प्रकार से, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ ऑक्सीजन खोकर नया उत्पाद बनाता है तो वो भी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जो पदार्थ अपचयन करता है उसे क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। जो पदार्थ ऑक्सीकरण करता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन लेकर नया उत्पाद बन रहा है, तो ये क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। फिर आगे, जब दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती हैं, अपचयन और ऑक्सीकरण अगर दोनों एक साथ होता है तो हम कहते हैं कि वह रेडॉक्स अभिक्रिया है। मतलब उसी समय पे ऑक्सीकरण भी होगा, उसी समय पे अपचयन भी होगा। ओके, देखिए आप, तो उसकी परिभाषा आपको दी गई है। देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया बराबर अपचयन धन ऑक्सीकरण। तो इसकी परिभाषा हम बना भी सकते हैं। जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे O2 SO2 दिया है, तो यहाँ से क्या है? इसमें SO2 दिया है। अब इसको हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, तो 2H2S प्लस SO2, तो क्या बना है? 3S प्लस 2H2O। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? MnO2 प्लस 4HCl से यहाँ से, अभी देखो यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर से ये हाइड्रोजन हटेगा 2H2O और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कंबाइन होगा, तो इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और इसमें अपचयन हो रहा है। तो ये जब अभिक्रियाएँ दोनों एक साथ होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दोनों आप कोई भी एक बाहर करके रखिए, क्योंकि परिभाषा के साथ साथ एक उदाहरण पूछता है, तो कोई भी एक उदाहरण आपको लिखना ज़रूरी है। फिर आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, अपना चैप्टर का लास्ट पार्ट, क्षरण, जिसको हम कहते हैं क्षरण या कोरिजन। क्षरण मतलब किसी भी धातु को
की शक्ति को कम करना, यह एक प्रकार से क्षरण कहलाता है। जैसे हम लोग लोहा ले लेते हैं, आजकल हम लोग लोहे की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए लोहे की बात करेंगे तो लोहे में भी क्षरण होता है, जंग के रूप में होता है। जंग का अणुसूत्र क्या है? Fe2O3H2O, यहाँ पे देखो दिया है, ये देखिए। अब हम देखेंगे हम लोग लोहे पर धातु के पृष्ठभाग पर लाल रंग की ठोस रूप में परत जमा होती है, दिखाई देती है। इस परत को क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और इसका रासायनिक सूत्र ये है Fe2O3XH2O। लोहे पर जंग सीधे हवा की ऑक्सीजन की लोहे के पृष्ठभाग से अपक्रिया होकर तैयार नहीं होता है, और ये जंग विद्युत रासायनिक अपक्रिया से निर्माण होता है। लोहे के पृष्ठभाग पर अलग अलग भाग धनाग्र व ऋणाग्र के बनते हैं। धनाग्र भाग में एनोड के पास Fe का ऑक्सीकरण होता है, तो Fe2+ बनता है, और ऋणाग्र भाग में कैथोड के पास O2 का अपक्षरण होकर पानी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से दिया है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है? क्षरण किसे कहते हैं और जंग का अणुसूत्र क्या है या जंग किसे कहते हैं। देखो, वातावरण में विभिन्न घटकों के कारण धातुओं का ऑक्सीकरण होता है, जिससे धातुएं कमज़ोर होती जाती हैं, और इसी क्षरण को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगना कहते हैं। लोहे पर जंग लगता है एवं उस पर लाल भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। ये लोहे का क्या है? क्षरण है। और क्षरण एक अत्यंत गंभीर समस्या है। देखिए, हम नॉर्मल अपने घरों के शटर में या घरों की जो ग्रिल होते हैं उसमें, या फिर जो हम लोग डबल माला बनाते हैं तो उस टाइम पे भी यूज़ करते हैं। तो उसमें हर एक चीज़ में क्या करते हैं? पेंट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पेंट क्या करता है? हवा का डायरेक्ट कांटेक्ट रोकता है। इसकी वजह से क्षरण या जंग जल्दी नहीं लगता, इसलिए हम उसको साल भर में वो लोहे की वस्तुओं को पेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग बदबू, रेंसिडिटी। अब बदबू होती क्या है? देखिए, अब खाद्य पदार्थ जो बनाते हैं घर में पुराने नए तेलों में, तो वह तेल को अगर बहुत बार यूज़ कर लेंगे तो उसमें एक अप्रिय गंध आने लगती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बदबू कहते हैं। नए खाद्य पदार्थ नए तेल में बनाएंगे तो उसकी सुगंध आती है, लेकिन वही तेल को अगर 4-5 बार आपने यूज़ कर लिया और फिर उसका उपयोग कर रहे हैं तो उससे क्या होता है? बदबू निकलती है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया। जब पुराने बचे तेल का उपयोग भोज्य पदार्थ बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तब उसमें से बदबू फैलती है। यदि इस तेल में खाना पकाया तो खाने का स्वाद भी कसला हो जाता है। जब तेल या घी को दीर्घ समय तक रखा जाए, वैसे रहने दिया जाए, तो तले हुए पदार्थ को अधिक समय तक रहने दें, तब हवा के कारण तेल व घी का ऑक्सीकरण होकर वह बदबूदार हो जाता है। जिस खाद्य पदार्थ में तेल और घी का उपयोग करते हैं उसमें ऑक्सीकारक अवरोधक एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग किया जाता है, और हवा बंद डिब्बे में खाद्य पदार्थ रखने से खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण अक्रिया मंद हो जाती है। इसीलिए हम रोटी देखो बनाते हैं तो उसको बंद डिब्बे में रखते हैं। अपना जो भी खाना बनाते हैं तो उसको हम लोग बंद करके रखें, ताकि हवा से उसका सीधा संपर्क ना हो और वह जल्दी ख़राब ना हो। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। तो आप इसको लिख के पूरा करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।